नमस्कार दोस्तों। संविधान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम या एक्ट संबंधित प्रत्येक कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। नंबर 1 में है, यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की गोपनीय समिति द्वारा उसकी सिफारिश पर 1773 में पारित हुआ। नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। जो कंपनी पहले उसके कार्यों को ना तो कोई नियंत्रण था, ना ही वो नियमित अपने करती थी, तो उसके लिए इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया। नंबर 3 में है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अच्छा, और ये नंबर 3 के बाद है नंबर 4, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर 5, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया। अच्छा, नंबर 6, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। परिषद के 4 सदस्य, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद का गठन हुआ, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। वो 4 सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल। ये नंबर 7 पे ये हो गए। और ये नंबर 8 और 9 में नंबर 8 में है, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये सुप्रीम कोर्ट के थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश थे। तो ये 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये उस समय न्यायाधीश थे। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। अच्छा, नंबर 9 में है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना प्रतिबंधित था। इस एक्ट में इतने प्रावधान किए गए। और अब इसके बाद हम आपको अभी 1781 का अधिनियम बताएंगे। यह है 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि ये एक्ट जो 1773 का एक्ट बना था, उसकी खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इस एक्ट को अन्य नाम से, मतलब अन्य किन नामों से जाना जाता है? इस कानून को बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ये जानते हैं। नंबर 2, गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त या बरी कर दिया, ऐसे कार्य जो उन्हें पद धारण के अधिकार से मिले थे। नंबर 3, यानी कि नंबर 3 में है, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी कार्य के दौरान की गई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया। यानी कि जब कंपनी के कर्मचारी उसमें कार्य करते थे, कोई उनसे गलती होती थी या उन पर कार्रवाई की जाती थी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बरी या मुक्त कर दिया। अच्छा, नंबर 3 के बाद नंबर 4, राजस्व संबंधी मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। राजस्व वसूली कार्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। यानी जो जमीन से संबंधित जो भी मामले थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत
उसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रख के उन्हें उससे बाहर कर दिया। अब अगला है जो कलकत्ता के निवासी थे, नंबर 6 में कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा। यानी कि जो वहाँ के निवासी थे तो वो रहने वाले थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर रखा। नंबर 7 में है सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को, मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करे। यानी कि जो भी कानून है वो उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा, इसमें कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 8 प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल के यहाँ दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। जो प्रांतीय न्यायालय थे उनमें अपील की जाती थी गवर्नर जनरल के यहाँ दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये इसमें इन 2 एक्ट में ये प्रावधान हुए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। उसके बाद हम अगला जो भी एक्ट होंगे उनको लाएंगे।